नमस्कार दोस्तों। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सैलरी के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाइए, तो बना दी मैंने आपके लिए सैलरी के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, सैलरी एक हवा है आज की डेट के अंदर, जिसे कई सारे ट्यूटर्स डराते हैं और बच्चे डरते हैं, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको सैलरी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से शॉर्ट वे में और बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आपके आएगा वो बताते हुए जैसे मैं आपको सैलरी कराऊंगा, आप आराम से इसे कर लेंगे। 15 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं एडोट्रिक्स। दोस्तों, सैलरी को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सैलरी के बारे में समझ लेने चाहिए। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट्स ही रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप का। दोस्तों, एक तरफ से सर्विस जा रही है, एक तरफ से पैसा जा रहा है, जिसको आप सैलरी का नाम दे देते हैं। अगर आप इसे सैलरी का नाम देना चाहते हैं तो सैलरी देने वाले और सैलरी पाने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बेहद जरूरी है। अगर ये मालिक और नौकर का रिलेशनशिप नहीं है तो जो पैसा इसमें ट्रांसफर हुआ वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। जैसे आपके एमसीडी काउंसलर, आपके एमपी, एमएलए, इनको जो पैसा मिलता है वो सैलरी में काउंट नहीं होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है ही नहीं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि इन नेताओं का एम्प्लॉयर कौन है जो इनको सैलरी दे रहा है। ये खुद को ही सैलरी देते हैं और लोकतंत्र में तो हम इनके राजा होते हैं, हम इनके मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जो इनको मिलने वाला पैसा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, सैलरी में नहीं। अब अगर किसी को कोई एक पर्सन है, वो एक से ज्यादा जगह पर काम करता है, जैसे दो जगह पर अगर वो नौकरी करता है शिफ्ट वाइज, उसके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, तो दोस्तों सभी से मिलने वाली जो भी उसकी सैलरी है उस सबको एग्रीगेट किया जाएगा, उन सबके ऊपर टैक्स लगेगा एग्रीगेटली, एक साथ जोड़कर। अब बारी आती है जी टैक्स फ्री सैलरी। मतलब जो एम्प्लॉय है उसे अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं देना है, उसके हिस्से का जो टैक्स है वो उसका मालिक दे रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जो एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी बनी थी जिसे एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ये तो फिर से एक फायदा हो गया एम्प्लॉय के लिए। तो इसलिए ये जितनी भी टैक्स लायबिलिटी थी जो मालिक ने पे की है वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट बन जाएगा और उसकी सैलरी में, उसकी ग्रॉस सैलरी में फिर से जुड़ जाएगा। अब फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, फॉर गो मतलब छोड़ देना। मतलब कोई एम्प्लॉय है जिसने अपनी सैलरी छोड़ ही दी है, मतलब वो सैलरी नहीं लेता। जैसे उसने कह दिया कि मालिक साहब जो मेरी सैलरी है वो आप इस फला ट्रस्ट को दे दीजिए, या फिर कहीं पर आप किसी एनजीओ को दे दीजिए, या इसको दे दीजिए, कहीं हॉस्पिटल में आप दान कर दीजिए हर बार, या शहीदों को दे दीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई अपनी सैलरी नहीं लेता है तो उसको हम बोलते हैं जी फॉर गोइंग ऑफ सैलरी। लेकिन याद रखिए फॉर गोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये सैलरी छोड़ी गई है सैलरी ड्यू होने के बाद। सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू या रिसीव बेसिस पर, जो भी पहले होता है। अब अगर उसने सैलरी ड्यू होने के बाद छोड़ी है तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर उसने सैलरी ड्यू होने से पहले ही छोड़ दी है तो वो बन जाएगा आपका सरेंडर ऑफ सैलरी, और सरेंडर ऑफ सैलरी पर टैक्स नहीं लगता। अब अगला इसमें पॉइंट आता है जी प्लेस ऑफ अप्रूवल। कहाँ माने कि सैलरी कहाँ पर पैदा हुई है? बड़ा सिंपल है, जहां पर एम्प्लॉय ने सर्विस दी है, जहां पर भी उसने अपनी सर्विस रेंडर की है, उसी जगह से उसकी सैलरी पैदा हुई, अक्रू मानी जाएगी। अब अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को, तो दोस्तों अगर उसको एग्जम्पशन मिलती है तो ठीक है, अगर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे एग्जम्पशंस नहीं मिलती है तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। और लास्ट में मैं आपको समझा दूं पे ग्रेड सिस्टम। जैसे आप कई बार अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वहां पर आपको इस तरीके से एक पे स्केल देखने को मिलता है। ये आपको समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। दोस्तों मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए लिखा है। इसका मतलब ये होगा
कि आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 10,000 रुपये, फिर हर साल 500 रुपये बढ़ेगी जब तक नहीं हो जाती 15,000 रुपये, और उसके बाद फिर हर साल बढ़ेगी 600 रुपये और तब तक बढ़ेगी जब तक नहीं हो जाती 20,000 रुपये। अब आते हैं सेक्शन 15। दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही सेक्शन है, 15, 16, 17। ज़्यादा खुश मत होइएगा, ये सिर्फ इसके दिखाने वाले दांत हैं, इसके खाने वाले दांत बहुत बड़े हैं और वो थोड़ा सा छुपे हुए हैं। तो जी पहला सेक्शन ले रहा हूँ, सेक्शन 15। किसी भी हेड का जो पहला सेक्शन होता है वो हमेशा बताता है बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पर किस इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो जी यहाँ पर देखिए, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू पहले हो गई है या फिर मिल पहले गई है, इसमें से जो भी पहले होगा उसी के आधार पर टैक्स लग जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो सैलरी ड्यू है, मिली नहीं है, वो टैक्सेबल है, और नंबर 2 जो सैलरी मिल गई है वो भी टैक्सेबल है। अब जो सैलरी मिली है दोस्तों वो 3 तरीके से हो सकती है। एरियर ऑफ सैलरी, मतलब कोई पास्ट वाली सैलरी तब नहीं मिली थी, पिछले किसी साल की, अब मिल गई। करंट ईयर सैलरी, अभी के करंट पीरियड की सैलरी। और एडवांस सैलरी, अगर एडवांस में कोई सैलरी ले ली है आने वाले किसी भविष्य काल के लिए। सेक्शन 16, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिकल के अंदर रख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सेक्शन 16 पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि इसके अंदर अभी रिसेंटली चेंजेस भी हुए हैं, तो इसलिए ये पेपर में आने को बनता भी है। तो सेक्शन 16 के अंदर हमारे पास पहले कुल मिला के ना 5 सब सेक्शन होते थे, जिसमें से अब जो है 3 ही बचे हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसकी फोटो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे रखे हैं। बात करते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 की। जी इसमें आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप पेपर दे रहे हैं प्रीवियस ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग या इससे पिछले के अकॉर्डिंग, तो जी ये है ही नहीं, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, दिस इज टोटली नील। लेकिन अब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है 2018-19, तो 2018-19 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से जन्म दिया गया, इसको रीबर्थ किया गया और अमाउंट रखा गया है 40,000 रुपये। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए तो इसमें इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कर दिया गया है 50,000 रुपीज। अब देखते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। जी इसके अंदर है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, और याद रखिए ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही मिलती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बस सीधा टैक्सेबल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन डिडक्शन अब कितनी मिलेगी, तो ये 3 अमाउंट है हमारे पास, इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा उतनी डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। वो क्या है जी, एक तो एक्चुअल रिसीव्ड, नंबर 2 है 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड नंबर 3 है मैक्सिमम 5,000 रुपीज। तो इन तीनों में से जो भी कम से कम आएगा उतना ही यहाँ पर उसको फायदा मिल जाएगा, इतनी इनकम उसकी कम हो जाएगी। और जी लास्ट है आपका सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जैसे हमारे कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं CA, CS, CMA या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, तो इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है अपनी जो इनकी पेरेंट बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये वो अमाउंट है। तो अगर ऐसा कुछ पेमेंट हो रहा है तो वो यहाँ पर डिडक्टेबल है। और इसके बाद सब सेक्शन 4 और 5 जो है अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत पहले ही डिलीट हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं सेक्शन 17, आखिरी सेक्शन है ये इस चैप्टर का। इसमें कुछ ना डेफिनेशंस आपको बताई है, ताकि इस चैप्टर को पढ़ते समय जो टर्म्स यूज होनी है आपको वो थोड़ी सी मीनिंग समझ में आए। तो जी इसके अंदर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या है जी, आपके पास सैलरी। तो सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, वर्ड तो एक ही है सैलरी, लेकिन इस एक वर्ड सैलरी के अंदर बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड होती हैं जो जनरल लोगों को नहीं दिखती हैं। तो वो कौन सी है, नंबर 1 वेजेस। देखिए वैसे तो वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है, वो आप समझते हैं, जानते हैं क्या डिफरेंस है, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में टैक्स लॉ के अंदर वेजेस और सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद है जी एन्युटी। एन्युटी जो है एनुअल मिलने वाला एक पैसा है जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन ये तभी मिलता है अगर इसके लिए कोई कंपनी में प्रोविजन है, कंपनी के कुछ नियम है, कंपनी अपनी मर्जी से देना चाहती है, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो नहीं तो नहीं होगा। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी,
अगर यही एन्युटी किसी पुराने मालिक से मिल रही होती है तो वो हो जाता है आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अभी बाद में इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म में आप इतना ही समझिए। फिर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, लीव, इनकैशमेंट वगैरह। इन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर हर एक की आपको कैलकुलेशन एक एक करके समझनी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ इनके आप नाम देख लीजिए, बाकी हम आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है जी बोनस। अगर एक्स्ट्रा कुछ काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ और पैसा भी मिल जाता है, तो वही है आपका बोनस। सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। देखो, जब जनरली क्या होता है ना, जब किसी एम्प्लॉय को निकालना होता है तो उसको 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता है कि भाई अब तुम हमें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हो तो एक काम करो, ये लो 1 महीने का नोटिस, 1 महीने का टाइम तुम्हें दिया जा रहा है, अब तुम अपने लिए कोई दूसरी नई नौकरी ढूंढ लो। तो दोस्तों 1 महीने की सैलरी अब उसके सेफ हो गई है, 1 महीने की सैलरी तो उसको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि अभी 1 महीना वो यहाँ पर काम करेगा ही करेगा। तो 1 महीने का उसको टाइम मिल गया है, वो आराम से जो है एक दूसरी नौकरी ढूंढ सकता है। लेकिन अगर कंपनी को वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि कंपनी उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि भाई तू तो अभी निकल यहाँ से, तो कंपनी उसको नोटिस की बजाय 1 महीने की सैलरी देकर तुरंत निकाल सकती है। बात वही है, उसको तब भी 1 महीने की सैलरी मिलती, अब भी उसको 1 महीने की सैलरी मिल गई है। तो ये जो उसको पैसा मिला नोटिस के एवज में, नोटिस के बगैर उसको ये जो पैसा दे दिया गया, दैट इज द सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। कोई किसी तरह का फी या कमीशन अगर मिल रहा है जो कि जनरली टर्नओवर बेस्ड होता है तो वो भी सैलरी का ही पार्ट है। और अगर कोई ओवर टाइम पेमेंट उसको मिल रही है तो वो भी देखिए सैलरी का ही पार्ट होती है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है दोस्तों परक्विजिट्स के बारे में। परक्विजिट्स क्या होते हैं? बेसिक सैलरी के अलावा अगर कंपनी एम्प्लॉय को किसी भी तरह का कोई इन काइंड और इन कैश बेनिफिट देना चाहती है या देती है तो वो कहलाता है आपके परक्विजिट्स। ये किस तरह के हैं, कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब घर दे दिया रहने के लिए, आराम से रहो, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। इसी तरह से चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, अपने बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाओ, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। इसी तरह से अपना इलाज कराइए, कोई मूवेबल असेट दे दी, कोई कार की फैसिलिटी दे दी, भाई अपना आराम से रहो, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करो फ्री में और आपको कोई पैसा नहीं देना है, मतलब फैसिलिटीज। तो ये सारी फैसिलिटीज कंपनी दे देती है, तो इन्हीं फैसिलिटीज को बोलते हैं हम परक्विजिट्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर ऑब्वियस है मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इन सब की कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, वहां तक हम इसे देख लेंगे। अब सब सेक्शन 3 के अंदर फिर से बता दिया पूरा सा डिवाइड करके कि भाई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होता क्या है। तो ये एक टर्म, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? टर्मिनल कॉम्पनसेशन, अगर कोई किसी तरह का कॉम्पनसेशन मिला है वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया है यूपीएफ से तो वो भी जो पैसा है लमसम जो है वो सैलरी का पार्ट बनेगा, और इसका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मालिक जो है वो एम्प्लॉयज की इकट्ठी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है तो उसको बोलते हैं हम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उस तरह का जो भी कोई इंश्योरेंस का अमाउंट है तो वो सैलरी का पार्ट बनता है। और किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट उसकी जो भी वर्किंग लाइफ है उस कंपनी के अंदर, उस दौरान उसे मालिक से जो कुछ भी मिलता है वो सब जो है वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का पार्ट है। और इसके अलावा अगर मालिक से उसे कोई भी किसी तरह का सम रिसीव हुआ तो वो ये सब भी जो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के अंदर ही है। तो दोस्तों ये था एक जनरल सा ओवरव्यू सैलरी के 15, 16, 17 सेक्शन के बारे में। अभी आप इसे करके कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो अब इसके अलावा जो एक सेपरेट वीडियो बनेगी सबके लिए, आपने वो वीडियोस देखनी है, उससे आप इस काबिल बन पाएंगे कि क्वेश्चंस को कर पाए। तो मिलता हूं मैं आपसे उन्हीं सेपरेट वीडियो में। धन्यवाद।